नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय यानी बीएनएमयू के पूरे कामकाज को डिकोड करने वाले हैं। ये चर्चा दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ हम 2025-29 बैच के अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहद ज़रूरी फॉर्म्स और प्रक्रियाओं की बात करेंगे और दूसरी तरफ उस विशाल प्रशासनिक और वित्तीय मशीनरी को समझेंगे जो असल में इस पूरे विश्वविद्यालय को चलाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहला, द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा गाइड। दूसरा, सीबीसीएस सिलेबस का ढांचा। तीसरा, बीएनएमयू के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े। और चौथा, इसका वित्तीय और डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम। आइए सीधे पहले भाग पर आते हैं, द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा गाइड। इसमें महत्वपूर्ण तिथियां, फीस और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। अब इस टाइमलाइन पर जरा बारीकी से गौर करना बहुत ज़रूरी है। 15 मई से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और बिना किसी लेट फाइन के आखिरी तारीख 21 मई है। अगर किसी वजह से ये तारीख छूट जाती है तो लेट फाइन के साथ फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 22 और 23 मई का ही समय मिलेगा। मतलब ये विंडो बहुत ही छोटी है, इसलिए बिल्कुल सतर्क रहना होगा। कोई भी देरी भारी पड़ सकती है। फीस को लेकर भी तस्वीर बिल्कुल साफ होनी चाहिए ताकि पेमेंट के वक्त कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपके विषय प्रायोगिक हैं यानी उनमें प्रैक्टिकल शामिल है तो परीक्षा शुल्क 900 रुपये है। वहीं बिना प्रैक्टिकल वाले अप्रायोगिक विषयों के लिए ये फीस 600 रुपये रखी गई है। सही फीस के साथ साथ सही कागजात होना भी उतना ही अहम है। इस चेकलिस्ट को बिल्कुल तैयार रखना है। नामांकन रसीद, पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन की कॉपी, पहले सेमेस्टर का एडमिट कार्ड और मार्कशीट, आपके भरे हुए परीक्षा फॉर्म की एक कॉपी और हाँ, ऑनलाइन पेमेंट रसीद की 2 प्रतियां अनिवार्य रूप से पास होनी चाहिए। इनके बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। ऑनलाइन पोर्टल पे लॉगिन करने से पहले ही इन सभी पेपर्स को एक फाइल में अच्छे से लगा लेना कोई छोटी बात नहीं है। ये ज़मीनी तैयारी आपको बाद में किसी भी तरह के तकनीकी या प्रशासनिक सिरदर्द से बचाती है। तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हों तब ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए UMIS पोर्टल का रुख करना है। सबसे पहले BNMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा और अपना 2025-29 बैच चुनना होगा। अपनी डिटेल्स भरकर लॉगिन करें, फीस भरें और सबसे ज़रूरी बात, उस रसीद का प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें। अंत में इसी रसीद को बाकी कागजात के साथ अपने कॉलेज में जमा करना है, तभी ये प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। सीबीसीएस सिलेबस को समझना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ढांचे पर एक नज़र डालना। 2025-29 बैच दरअसल एक बिल्कुल नए सिस्टम का हिस्सा है। इसे सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। इसे NEP 2020 के तहत लाया गया है। ये नया 4 साल का अंडरग्रेजुएट कोर्स काफ़ी लचीलापन देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक ही तय ढर्रे पर चलने के बजाय स्टूडेंट्स अपने विषय चुन सकते हैं और उनके क्रेडिट्स का ट्रैक एक नए तरीके से रखा जाएगा। जब सिलेबस डाउनलोड किया जाएगा तो कुछ भारी भरकम शॉर्ट फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ये किसी कोड लैंग्वेज जैसा लग सकता है, लेकिन इसे समझना आसान है। MJC मुख्य विषय है, इसके साथ MIC यानी माइनर कोर्स और अलग-अलग विषयों के ज्ञान के लिए MDC है। इसके अलावा स्किल्स और वैल्यूज़ को निखारने के लिए SCC, VAC और AEC जैसे कोर्सेज जोड़े गए हैं। ये सब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, आंकड़ों में BNMU। आइए संस्था के विशाल पैमाने और पहुंच को समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,13,964। ये BNMU में पढ़ने वाले छात्रों का कुल आंकड़ा है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जरा सोचिए, इतने सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई, उनके फॉर्म्स और उनकी परीक्षाओं को हर सेमेस्टर मैनेज करना कितने बड़े स्तर का काम है। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए विश्वविद्यालय के पास 46 कॉलेजों का पूरा एक नेटवर्क है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इनमें से 32 कॉलेज संबद्ध यानी एफिलिएटेड हैं और सिर्फ 14 कॉलेज ही अंगीभूत यानी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से इन एफिलिएटेड कॉलेजों के भरोसे चल रहा है। अब इसे पूरे राज्य के मैप पर रखकर देखते हैं। बिहार में कॉलेजों का वितरण काफ़ी असमान है। लगभग आधे कॉलेज तो सिर्फ 10 जिलों में ही सिमटे हुए हैं। ऐसे में मधेपुरा और उसके आसपास के इलाकों में BNMU का रोल बहुत अहम हो जाता है।
ये उन जगहों पर उच्च शिक्षा पहुंचा रहा है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अब हमारा आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्सा, भाग 4, वित्तीय और डिजिटल गवर्नेंस। वो मशीनरी जो इस पूरी यूनिवर्सिटी को चला रही है। लाखों स्टूडेंट्स और इतने सारे कॉलेजों को बिना किसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के चलाना आज के समय में नामुमकिन है। यही एंट्री होती है शिक्षा मंत्रालय के समर्थ ईआरपी सिस्टम की। पेरोल से लेके एडमिशन और यहाँ तक कि आरटीआई और कानूनी मामलों को भी इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रैक किया जा रहा है। देखा जाए तो डिजिटल गवर्नेंस अब कोई फैंसी शब्द नहीं रहा, ये रोजमर्रा की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। और इसी डिजिटल बदलाव का एक और बड़ा हिस्सा है अपार आईडी। ये कोई आम आईडी कार्ड नहीं है, ये एक लाइफ टाइम यूनिक आईडी है जो सीधे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ी होती है। आसान भाषा में कहें तो पढ़ाई के दौरान जो भी क्रेडिट्स मिलेंगे वे इस डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रहेंगे। यह सिस्टम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को हमेशा के लिए एक जगह समेट रहा है। अब जरा पैसों की बात करते हैं, और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। मार्च 2025 से फरवरी 2026 के बीच सैलरी के रूप में लगभग 102.85 करोड़ रुपए बांटे गए। लेकिन जरा पेंशन के अमाउंट पर नजर डालिए, ये 182.69 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि विश्वविद्यालय आज अपने काम करने वाले कर्मचारियों को जितनी सैलरी दे रहा है उससे कहीं ज्यादा पैसा पुरानी पेंशन चुकाने में जा रहा है। ये वित्तीय संतुलन वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एजी ऑफिस का डेटा इस वित्तीय मैनेजमेंट का एक और पहलू दिखाता है। एक तरफ जहां करीब 19.70 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स अभी भी पेंडिंग हैं, वहीं दूसरी तरफ 11.96 करोड़ रुपए के नेशनल पेंशन सिस्टम फंड का सफलतापूर्वक उपयोग भी किया गया है। ये डेटा बहुत ही साफ तौर पर उस भारी भरकम आर्थिक जिम्मेदारी को दिखाता है जो यूनिवर्सिटी को हर साल उठानी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमारे मन में एक बड़ा सवाल ज़रूर उठता है। हमने देखा कि एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया कितनी बारीकियों से भरी है और इस यूनिवर्सिटी का वित्तीय ढांचा कितना विशाल है। आने वाले समय में जब समर्थ जैसे ईआरपी सिस्टम और अपार जैसी आईडी पूरी तरह से एक साथ जुड़ जाएंगे तो क्या वे बिहार में उच्च शिक्षा की इस भारी भरकम इकोसिस्टम की तस्वीर पूरी तरह से बदल पाएंगे? क्या इससे लाखों छात्रों के मैनेजमेंट में वो तेजी और पारदर्शिता आएगी जिसकी हमें तलाश है? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।